दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन 752 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको उस डिक्टेशन की स्पीड को 100 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको इस संपूर्ण संपादकीय मैटर की सभी एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की आवश्यकता है तो आप हमारा एडिटोरियल स्पेशल पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एडिटोरियल स्पेशल पेड बैच में दी गई एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की सहायता से आप शॉर्ट हैंड को 120 प्लस की गति से लिखने में सक्षम होंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। नई दिल्ली आए रूसी विदेश मंत्री का यह कहना बेहद महत्वपूर्ण है कि भारत रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता कर सकता है। निसंदेह भारत मध्यस्थ की भूमिका तभी निभा सकता है जब रूस के साथ यूक्रेन भी इसके लिए सहमत हो। फिलहाल यह कहना कठिन है कि यूक्रेन भारत की मध्यस्थता चाहेगा या नहीं, लेकिन भारतीय नेतृत्व को इसकी संभावनाएं तो टटोलनी ही चाहिए, क्योंकि अभी तक इजराइल, तुर्की आदि ने इस दिशा में जो प्रयास किए हैं वे नाकाम होते ही दिखे हैं। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि रूस के हमले के तत्काल बाद जब यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भारतीय प्रधानमंत्री से बात की थी तब उन्होंने यही आग्रह किया था कि भारत रूस पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर युद्ध को रोके। यदि यूक्रेन भारत की सहायता से रूस से समझौते की इच्छा व्यक्त करे तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सक्रियता दिखाने में देर नहीं करनी चाहिए। चूंकि यूक्रेन पर चढ़ाई करने के 37 दिन बाद भी रूसी सेनाएं वांछित लक्ष्य हासिल नहीं कर सकी हैं, इसलिए शायद रूस भी यह चाहेगा कि वह किसी तरह अपना सम्मान बचाकर जंग से बाहर निकले। निसंदेह यूक्रेन भी तभी किसी समझौते के लिए तैयार होगा जब उसके भी सम्मान की रक्षा होगी। रूस और यूक्रेन को सुलह की राह पर लाना एक कठिन काम है, लेकिन यदि भारत को मध्यस्थ बनने का अवसर मिले तो उसे हिचकना नहीं चाहिए। इसलिए और भी नहीं क्योंकि अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के रवैये से यदि कुछ स्पष्ट हो रहा है तो यही कि उनकी दिलचस्पी युद्ध रोकने में कम, रूस के खिलाफ माहौल बनाने में अधिक है। अमेरिका रूस को खलनायक साबित करने के साथ ही इस कोशिश में भी जुटा है कि भारत सरीखे जो देश यूक्रेन संकट को लेकर तटस्थ रवैया अपनाए हुए हैं वे उसके पाले में खड़े हों। इसका पता भारत आए अमेरिका के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दलीप सिंह की
इस अवांछित टिप्पणी से चलता है कि यदि चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा का उल्लंघन करता है तो रूस बचाव के लिए आगे नहीं आएगा। पहली बात तो ऐसी भाषा कूटनीतिक मर्यादा के प्रतिकूल है और दूसरे भारत यह नहीं भूल सकता कि 2 साल पहले जब चीन ने गलवान घाटी में अतिक्रमण करने का दुस्साहस किया था तो अमेरिका ने बयान जारी करने के अलावा और कुछ नहीं किया था। भारत इसे भी विस्मृत नहीं कर सकता कि अतीत में अमेरिका ने किस तरह भारतीय हितों की अनदेखी की। यह ठीक है कि हाल के समय में अमेरिका और भारत के बीच नज़दीकी बढ़ी है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वह हर मामले में उसकी हाँ में हाँ मिलाए। चेंज। जब कोई सरकार तमाम मिथकों को तोड़कर दोबारा बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करती है तो उसके पीछे जनता की ढेरों उम्मीदें भी जिम्मेदारी के रूप में बंधी चली आती हैं। इन उम्मीदों को यथाशीघ्र पूरा करने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार न सिर्फ अपने मंत्रियों के चरणबद्ध लक्ष्य तय कर रही है बल्कि 100 दिन की परफॉर्मेंस पर रिपोर्ट कार्ड भी जारी करने का ऐलान कर चुकी है। ऐसे महत्वाकांक्षी उद्देश्य तभी फलीभूत हो सकते हैं जब सभी अंशभागी उतने ही पवित्र और समर्पित भाव से काम में जुटें। यद्यपि गुरुवार को सोनभद्र के जिलाधिकारी और गाजियाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को निलंबित किया जाना प्रथम दृष्टया यही प्रमाणित करता है कि कुछ पुलिस प्रशासनिक अधिकारी सरकार की मंशा को ठीक से समझने और उन्हें लागू करने में अब भी रुचि नहीं ले रहे हैं। मंडलायुक्त की जांच में सोनभद्र डीएम टीके शिबू को न सिर्फ विधानसभा चुनाव में किरकिरी कराने का दोषी पाया गया है बल्कि उन पर खनन में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी पुष्ट हो रहे हैं। ऐसे आरोप अतीत में स्थानीय विधायकगण भी लगाते रहे हैं। वहीं गाजियाबाद के एसएसपी पवन कुमार को आपराधिक वारदात रोकने में नाकाम साबित होने पर निलंबित किया गया है। दूसरे कार्यकाल की यह पहली बड़ी कार्रवाई बताती है कि अधिकारियों को हर साल में ईमानदारी और निष्ठा दिखानी होगी, साथ ही अपनी कार्यक्षमता साबित करनी होगी। वैसे योगी अपनी सरकार के पहले कार्यकाल में भी भ्रष्टाचार को लेकर बेहद सख्त ही रहे हैं। पिछले कार्यकाल में भ्रष्टाचार और शासकीय दायित्वों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही दिखाने पर 17 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित किया गया था। साथ में कई आईएएस व पीसीएस अधिकारी भी दंडित किए गए थे। इसके बावजूद कुछ अधिकारी अपने स्वार्थ पूर्ति में ही जुटे हुए हैं।
योगी सरकार ने वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित करके यह संदेश ही दोहराया है कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की उसकी नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। इस डिक्टेशन की आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।